उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होगा आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, तैयारियां शुरू, आम जनता को राहत देने वाले बजट पेश करेगी सरकार। केदारनाथ में -16 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड पुलिस व आईटीबीपी के जवान तैनात, 5 फीट ऊंची बर्फ हटाकर संपर्क मार्ग खोले। जशपुर के गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा, नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन। राज्य मंत्री विनय रोहला ने आवास योजना के प्रमाण पत्र सीधे लाभार्थियों को वितरित किए। देहरादून में प्राथमिक शिक्षा विभाग की 1100 नई भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूजीसी कानून को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जिसके चलते हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित ने इस कानून को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि यूजीसी कानून केंद्र सरकार का एक तरफा फैसला है, जिससे राज्यों के अधिकारियों के साथ साथ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी सीधा असर पड़ता है। साथ ही इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार शिक्षा और संवेदनशील विषय पर बिना व्यापक चर्चा और सहमति के फैसले थोप रही है। नहीं, सबसे पहले तो सर्वोच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया उसका सब सम्मान भी करते हैं और स्वागत योग्य आदेश भी आया है। और अवश्य सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणी भी करी है कि इससे समाज में बंटवारा होगा, और यही बात मैं आज एक उसमें प्रदर्शन में भी गया था, मैंने भी यही बात बोली है। सर्व समाज हित की बात है कि आप कॉलेज में बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, आप जाति और धर्म के नाम पर उन्हें वहीं से बांटकर और पढ़ाई की जगह राजनीतिक एक द्वंद्व में उन्हें आप डाल देंगे, तो ये तो बहुत ही बहुत बड़ा कुताराघात उनके भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी करने वाली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है इस देश में, कैसी नीति रीतियां ला रही है कि धर्म जाति के नाम पर लोग कॉलेज में जो जाते हैं, हम भी कॉलेज पढ़े, कभी आज तक कभी नहीं सोचा कौन सा व्यक्ति कौन सी धर्म जाति का है। और आज इस विषय पर प्रेस होने वाली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा ली है तो स्वागत योग्य है, मैं जैसे कहता हूं। उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं ने अभी से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में हल्द्वानी विधानसभा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर दावेदार सामने आने लगे हैं। बीजेपी के पूर्व नैनीताल जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रदीप बिष्ट ने भी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में हल्द्वानी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अपने हालिया बयानों में प्रदीप बिष्ट लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताए हुए पीएम मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुलकर प्रशंसा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में रहता है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे 7 दिन 12 महीने काम करने वाला संगठन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी कोई नई बात नहीं है। लगातार कार्यकर्ता सक्रिय रहता है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने दूसरा एक प्रश्न पूछा है कि दावेदारी को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है। अगर मेरे बारे में चर्चा चल रही है तो मैं सभी जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार देना चाहता हूं। उनका प्रेम स्नेह मेरे साथ है, ये उनके लिए आभार, मेरे लिए आभार का विषय है। लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विधायिका ही अंतिम पड़ाव होती है कि भाई जनता की सेवा करें, संगठन के माध्यम से करें, जनता के माध्यम से जनता की सेवा करें, जनता के वोटों का आधार पर जनता की सेवा करें। भारतीय जनता पार्टी की नीति आदरणीय मोदी जी की नीतियां, आदरणीय धामी जी की नीतियों को लेकर जनता की सेवा करें। कुल मिलाकर काम तो जनता की सेवा करने का ही है, किसी माध्यम से होगी, उस माध्यम से जनता की सेवा करते रहिए।
धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में दिन दहाड़े हुए खुलेआम फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं आपको बता दें, अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी हरिद्वार में फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस विभाग समय समय पर सख्ती करता रहता है, किंतु ये एक चिंताजनक विषय है कि हरिद्वार में ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश क्योंकि सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और उधर से जो अपराधियों की आवाजाही है और जिस तरह से ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस महकमा इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और विभाग बहुत जल्दी ही अपराधियों के गिरबान तक पहुंचेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ा अभियान चलाया है। देहरादून विजिलेंस टीम ने हल्द्वानी के अधिकारियों के साथ गदरपुर और दिनेशपुर विद्युत विभाग की संयुक्त टीम के साथ नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से बिजली उपभोक्ता में हड़कंप मच गया है। टीम ने दिनेशपुर के बाद गुलर भोज क्षेत्र में भी छापे मारते हुए कई लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इस दौरान कई अवैध कनेक्शन काटे गए हैं और कई उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिजली चोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम जो है हड़कंप मचाने का नहीं है। हम जो अपने विभाग की जो बिजली का नहीं है, क्योंकि हमारे डिवीजन की लाशें ज़्यादा हैं, एटीएनसी और टीएनडी लाशें, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही बिजली का उपयोग करें, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं, जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम प्रभावित हो और उपभोक्ताओं से नहीं, क्योंकि जब बिजली का पैसा देंगे तो हमें बिजली क्रय करने के लिए पैसा मिलेगा और जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। तो इसके लिए अभियान चला गया है। कितने लोग की अब तक बिजली चोरी पकड़ी गई है? बिजली चोरी अभी 2 अलग अलग टीमें बनाई हैं, इसमें 3 केस मतलब अभी तक पकड़ में आए हैं, बाकी अभी अभियान जारी है और इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, टीम में लगभग 2 एईज, 2 एसडीओज और बाकी एक्शंस अभी हमारे शामिल हैं और बहुत दिनों से सुनने में ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे कुछ चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, तो इसलिए आज एक गदरपुर एरिया में एक चोरी का अभियान चलाया गया और अभी चल रही है जांच। उस चोरी की सारी सूचना जैसे भी पूरी हो जाती है आपको दी जाएगी, जानकारी आपको दे दी जाएगी जैसा भी होगा। तो अब तक कितने लोग? अब तक लगभग 4-5 लोग तो हो ही गए, 4-5 चोरियां पकड़ी जा चुकी, तो जस्ट शुरुआत हुई है अभी जस्ट। उत्तराखंड का आगामी विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है और इस बार सत्र गैरसैंण में ही होगा। वहीं सीएम सत्र होगा, वो बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होगा और उसके लिए पहले से सभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और अच्छा सत्र होगा, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है और हम सब लोग देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षा में नवचयनित 1100 से अधिक
सहायक अध्यापकों को नियुक्त पत्र जो है वितरित किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत लगातार रोजगार दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अब तक करीब 28,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी है। आप लोग तालियां बजाते रहिए ना। आज शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लगभग 1100 से ज़्यादा जो सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण यहाँ पर हुए हैं और इसके बाद ये संख्या हमारी 28,000 से ज़्यादा हो गई है और ये नियुक्तियों का क्रम अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलेगा। ये हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको रोजगार मिले, उनको चयन का अवसर मिले, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और इन वर्षों में भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई हैं। सख्त नकल का कानून आज पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। देखिए, शिक्षा विभाग में अभी तक हम लगभग 12,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4,000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे बच्चे मेरिट पे हमने लगाए हैं और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी भी अब जल्दी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मेरा चयनित हुई हूँ और मैं वहाँ पे जो मेरे से हो सकेगा प्राइमरी वाले बच्चों के लिए मैं उनको शिक्षा प्रदान के लिए जो भी मुझसे होगा मैं बहुत करूँगी। बाबा केदारनाथ की नगरी में शीतकालीन के दौरान कड़ाके की ठंड और विषम परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान कड़ी सुरक्षा में तैनात है। केदारनाथ धाम में तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने पर जवानों ने करीब 5 फीट ऊंची बर्फ हटाकर बाधित संपर्क मार्गों को फिर से खोल दिया है। जवान अपने बैरक और आसपास के क्षेत्रों से भी बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। कम ऑक्सीजन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवान पूरे निष्ठा और साहस के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता नजर आ रहा है। दावे सरकार द्वारा भरतपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत गढ़ी नेगी ग्राम पंचायत को गढ़ी नेगी नगर पंचायत घोषित किया गया है। इस अवसर पर नवनिर्मित गढ़ी नेगी नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहेला और बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने किया है। कार्यक्रम के दौरान जो है आपको बता दें, भाजपा नेता और ग्राम प्रधान सचिव वाटला और के प्रयासों से करीब 3 दर्जन पात्र परिवारों को आवास योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अपने नवनिर्मित भवन के स्तर का अपने जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, अपने यहाँ के अपने पाटना जी और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा जी जिला पहुंचा, इन सभी के साथ यहाँ पर आज जिन लोगों को आवास उनका प्रमाण पत्र देने के इस कार्यक्रम में आए हैं। इसके यहाँ घोषणा होने के बाद भक्तों में 500 से अधिक पेंशन यहाँ जारी हुई है। 800 से अधिक जो है योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। 500 से अधिक 65 से अधिक आवास मिले हैं। 150 से अधिक राशन कार्ड मिले हैं नई योजना में। 300 से अधिक किसान के पात्र बने हैं और सैकड़ों लोगों को आयुष्मान का लाभ मिला है। 60 से अधिक रोडों का निर्माण हुआ है। तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। इसी प्रकार से हृदय जयंती पार्क का निर्माण हुआ है। 3 आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं। ऋषिकेश पहुंचे जिलाधिकारी सवीन बंसल ने दावा किया है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले शहर की सड़कों से अतिक्रमण पूरी तरह हटाया जाएगा
उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है और कार्रवाई के बावजूद जो है अतिक्रमण करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। डीएम ने बताया है कि चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचते हैं और यहीं से ऑफलाइन पंजीकरण कराते हैं। श्रद्धालु त्रिवेणी घाट, भरत मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। ऐसे में पैदल यात्रियों की किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देहरादून में वर्ष 2025 के मानसून के बाद प्रदेश के पहाड़ी और शहरी इलाकों में सड़कों पर गड्ढों की समस्या सामने आई थी। आपको बता दें कि जिसके बाद सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गैस, पानी और सीवर लाइन के कार्यों के चलते बार बार सड़कों की खुदाई से हालात फिर बिगड़ जाते हैं। इसे लेकर विपक्ष भी प्रशासन पर जो है लगातार सवाल उठा रही है। इस मामले में बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि बार बार सड़कों की खुदाई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को आपसी समन्वय और रणनीति के तहत काम करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ये ठीक नहीं है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, सभी विभागों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए कि क्या कार्य होने हैं, चाहे गैस पाइप बिछनी हो, चाहे सीवर लाइन बिछनी हो, चाहे पाइपलाइन बिछनी हो, पेयजल योजना की हो, ये सब आपस में तालमेल करके ही होना चाहिए। और इस बात का बड़ा दुख होता है कि पैसे का दुरुपयोग होता है कि हम बना रहे हैं सड़कों को, फिर खुद रही है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश पहुंचकर चंद्रेश्वर नगर स्थित एसटीपी प्लांट के बगल से गंगा में जा रहे गंदे नाले का निरीक्षण किया। नाले के खुले एक हिस्से में को भी देखा। नाले को टैप करने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से गहन विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने नाले की वजह से गंगा के प्रदूषित होने पर चिंता जताई। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया कि नाले को टैप करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द शासन को भेजे। आपको बता दें कि डीएम सविन बंसल ने जो है ऋषिकेश पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। वहां नाले को टैप करने के संबंध में उन्होंने विचार किया, जहां पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के उन्होंने निर्देश दिए। नाले को टैप करने के संबंध में उन्होंने विचार किया, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने। डीएम सविन बंसल ने किया नाले का निरीक्षण, ऋषिकेश पहुंचे वो। वहीं उनके निर्देश पर नाले को टैप करने के संबंध में जो है विचार किया गया। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं।
अगस्त मुनि में स्थापित गोधाम को लेकर सोशल मीडिया पर गौवंशों के लिए समुचित व्यवस्थाएं न होने और संबंधी भ्रामक एवं झूठी खबरें प्रसारित की जा रही है। अब बता दें, इन खबरों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को गौधाम का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति से अवगत करने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के अनुपालन में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त मुनि द्वारा गोधाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सूचनाओं को पूरी तरह भ्रामक एवं निराधार बताया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि गोधाम में गौवंशों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। आज यहाँ पर गोधाम के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि यहाँ पर हमारी गौ माता की समुचित व्यवस्था हो रही है और हमारी गौ माता आप देख रहे हैं सब जगह खुश नजर आ रही है। किसी प्रकार का कोई जो है इनको व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार के खाने की कमी नहीं है। तो मेरा सब लोगों से, सब बुद्धिजीवी लोगों से करबद्ध निवेदन है, इन गायों के प्रति जो है आप राजनीति मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आप इन गायों को जो है अपनी माँ के समान समझिए और हम तो मान ही रहे, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। और हमारे संबंध में जो ये सरकारी जो वीडियो वायरल किया गया है उसमें उसके बारे में मुझे यही बताना है कि एक भ्रामक तथ्यों के आधार पर इस प्रकार से वीडियो वायरल करना कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि वो जो जिस गाय की मृत्यु हुई वो गाय पूर्व से ही उसकी स्थिति काफी खराब थी और वो उसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी अगस्त मुनि द्वारा पूर्व में ही बता भी दिया गया था कि इसकी बचने की संभावना कम है, फिर भी हम चिकित्सा उपचार सुविधा उसको उपलब्ध करा रहे हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। इस बार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। जनरल मोहन चंद्र खंडूरी जी भी रहे हैं और उन्होंने कहीं न कहीं एक पारदर्शी सरकार देके भ्रष्टाचार पर जो प्रहार करने का प्रयास किया, उससे एक जनता के बीच में विशुद्ध पारदर्शी सरकार और जनता का विश्वास सरकार के प्रति जागा था। तीसरा मैं यहाँ पे एक और कहना चाहता हूँ कि इसी कड़ी में अगर सरकार अगर संज्ञान लेती तो लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत भी, जिन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को और यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, अगर उनके नामों को भी अगर कहीं न कहीं सोचा जाता तो आने वाले भविष्य में एक नई नजीर पेश करने को मिलता। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।